हंगामे के बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। किरण रिजिजू ने कहा यूपीए ने 123 संपत्तियां वक्फ को दी। कांग्रेस के गौरव गोगोई का पलटवार, मुसलमानों की जमीन पर बीजेपी की है नजर। करनाल कोर्ट के नजदीक अंधाधुंध फायरिंग, अदालत में तारीख पर आए हैप्पी घारुंडा को मारी गई गोली। गंभीर हालत में जख्मी को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस टीम कर रही मामले की जांच। फरीदाबाद कोर्ट परिसर में वकील ने छठी मंजिल से लगाई छलांग। वारदात में अधिवक्ता की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा में बिजली हुई महंगी, 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़े बिजली के दाम। इंडस्ट्रीज को भी राहत नहीं, 1 अप्रैल से लागू हुई बढ़ी हुई दरें। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर सरकार का कड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग ने तैयार की लिस्ट, कई स्कूलों पर लटका ताला। कड़ी कार्रवाई के लिए जारी किए गए निर्देश। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा 7 अप्रैल से करेंगे प्रदेश की मंडियों का दौरा। प्रदेश की अनाज मंडियों का लेंगे जायजा। सेम की समस्या के समाधान की करेंगे कोशिश। गन कल्चर वाले गानों को बैन करने के समर्थन में आए द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट। कहा गाने बैन करने का सरकार का फैसला नहीं, फैसला सही। अश्लील गाना गाने वाले कलाकारों पर हो केस दर्ज। कर्नल बाट मारपीट मामले में एसआईटी ने दर्ज किए बयान। पटियाला पहुंचकर मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों के बयान किए गए दर्ज। कर्नल बाट पर मारपीट के आरोपी हैं पुलिसकर्मी। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक खबर आ रही है पंजाब से, उसका रुख करेंगे सबसे पहले। और खबर इस समय यह है कि बिक्रम मजीठिया के साथ मुलाकात करने के लिए सुखबीर सिंह बादल पहुंचे हैं उनकी रिहाइश पर। बिक्रम मजीठिया से मिलने के लिए पहुंचे हैं सुखबीर सिंह बादल। मजीठिया से सुखबीर बादल की मुलाकात इसलिए भी अहम कही जा रही है, सेक्टर 4 के फ्लैट पर ही मुलाकात हो रही है। इसलिए भी अहम है क्योंकि बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा को कम किया गया है, खत्म की गई है। जो उनको Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, अकाली दल की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की तरफ से बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा को खत्म कर दिया है। और इस बीच बिक्रम मजीठिया की तरफ से भी सरकार के ऊपर लगातार पलटवार किया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको एक नए केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सुखबीर सिंह बादल पूर्व अध्यक्ष हैं शिरोमणि अकाली दल के, और उनके साथ इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह भूंदड़ और दलजीत सिंह चीमा। ये जो सीनियर लीडर हैं शिरोमणि अकाली दल के, वो सभी पहुंचे हुए हैं सेक्टर 4 की रिहाइश पर। जो बिक्रम मजीठिया की रिहाइश है वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये मुलाकात इस समय जारी है। अब से कुछ ही समय, कुछ मिनट पहले ही मुलाकात शुरू हुई है, लेकिन अंदर जाने से पहले, इस मुलाकात शुरू होने से पहले सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम मजीठिया की तरफ से खूब आप कह सकते हैं कि सरकार को घेरा गया, निशाने साधे गए और जिक्र किया गया कि सुरक्षा घटाया जाना ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि पूरा अकाली दल बिक्रम मजीठिया के साथ खड़ा। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਐਸਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਲ ਦਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਊਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ तो ये मुलाकात जारी है। मुलाकात में आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ बाहर आकर कहा जाता है, मुलाकात के बाद हमारी नजर बनी हुई है, आपको आगे भी अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का जो वक्फ बिल के ऊपर उठाए जा रहे सवालों पर विपक्ष को घेर रहे हैं। वक्फ पर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है और कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि बेवजह हंगामा किया जा रहा है इस बिल को लेकर। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अच्छे कामों में भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। धारा 370 पर भी विपक्ष ने खूब बवाल किया था और अब इस बिल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक टेबल किया गया है किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री की तरफ से, और उसके ऊपर इस समय बहस जारी है। और इस बीच मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा बीजेपी के, और उनकी तरफ से विपक्ष को घेरा जा रहा है और जिक्र किया जा रहा है कि बेवजह विपक्ष या सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप है कि बेवजह कांग्रेस इस मामले पर बवाल कर रही है, हंगामा कर रही है। और कुछ इस तरह का बवाल धारा 370 जब हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से तब भी किया गया था। ये जब भी देश के अंदर कोई नया काम करने की पहल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और जब भी हमने नागरिकता देने का कानून लेके आए तो उन्होंने प्रचार किया ये नागरिकता छीनने का कानून है। आज 370 की जब हम बात करते थे, उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारा दुष्प्रचार किया। जब 370 धारा हटी है उसके बाद उसके अच्छे परिणाम जो आए हैं, आज जम्मू कश्मीर की जनता उससे खुश है। और ये वक्फ बोर्ड जो गरीब परिवार मुसलमान भाइयों की जो सहायता करने के लिए बोर्ड की गठन जिस भाव के साथ की थी, उन गरीब मुसलमान भाइयों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले, उसको न्याय देने के लिए गरीब मुसलमानों के लिए हम ये संशोधन बिल लेके आ रहे हैं। चलिए सीधा आपको लेके चलते हैं अब संसद, जहां पर वक्फ बिल के ऊपर इस समय चर्चा जारी है। करीब 8 घंटे का समय रखा गया है, हर पार्टी को बोलने का मौका दिया जा रहा है। और इस बीच आपको लिए चलते हैं लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर, आई कोट, I have a great deal of evidence to show an organization which is in the nature of a private army and which is definitely proceeding the strictest Nazi lines, even following the technique of organization. The Nazi party brought Germany to ruin, and I have little doubt if these tendencies are allowed to spread and increase in India, they would do enormous injuries to India. No doubt, India would survive, but she would be grievously wounded and would take long time to recover, unquote. Who said it? Pandit Jawaharlal Nehru. What is the organization? RSS. I want this government. Don't go along with RSS. तो संसद में इस बिल के ऊपर इस समय चर्चा जारी है। जो जानकारी यह भी है कि इस बिल को आज ही सरकार पास करवाने की कोशिश में जरूर है कि लगभग 8 घंटे की ये चर्चा, उसके बाद इस बिल को लोकसभा में पास करवा दिया जाए। आपको यह भी बता दें कि 4 अप्रैल तक ही जो बजट सत्र है वो चलेगा। 4 अप्रैल तक दूसरा पड़ाव है। 4 अप्रैल को जो सदन की कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया जाएगा। इस बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा तो जारी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है। बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों के ऊपर हमला बोला और कहा कि विपक्ष की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार की नजर मुसलमानों की जमीन के ऊपर है। और इस बीच प्रदर्शन होते हुए नजर आए हैं और उसकी भी कुछ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से भी इस बिल का समर्थन किया जा रहा है। इससे पहले 3 तलाक बिल को लेकर भी अलग अलग राय देखने को मिली थी, लेकिन इस बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर इस समय चर्चा जारी है। और आपको यह भी बता दें कि टेबल किया गया लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से वक्फ पर विवाद है क्या, वो भी आपको हम इन तथ्यों के साथ दिखाने की कोशिश करें। वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर यह बिल है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाता है और बीजेपी ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों के ऊपर आरोप लगाए हैं। और आपको यह भी बता दें कि वक्फ संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर यह पूरा बिल काम करेगा। अत्यधिक शक्ति मिलने से समस्या है, जो इसमें आप कह सकते हैं कि बिंदु रखे गए हैं या फिर जो इनमें तर्क दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है करनाल से। करनाल में कोर्ट के नजदीक अंधाधुंध फायरिंग हुई है। अदालत में तारीख पर आए हैप्पी घरौंडा को गोली मार दी गई। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोलियां चलाई गई हैं। बदमाशों ने हैप्पी पर 4 से 5 राउंड फायर किए और गंभीर हालत में फिर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, जांच कर रही है। हालांकि सवाल जरूर यह है कि क्यों टारगेट किया गया है। रंजिश का मामला तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। करनाल से खबर, करनाल कोर्ट परिसर के नजदीक ही ये फायरिंग की घटना हुई, जहां पर हैप्पी घरौंडा को टारगेट किया गया कुछ नकाबपोश बदमाशों की तरफ से। बिल्कुल कोर्ट के नजदीक तारीख पर हैप्पी घरौंडा पहुंच रहा था।
कि गोलियां चला दी गई और 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है हैप्पी गरौंडा और उसको अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इस बीच पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, जांच कर रहे हैं। करनाल में दिन दहाड़े धाएं दाएं, जी हाँ, दिन दहाड़े कोर्ट के बिल्कुल नजदीक गोलियां चल जाती हैं। ये वो इलाका है जो करनाल कोर्ट और जिला सचिवालय के बिल्कुल नजदीक का इलाका है। यहाँ पर करनाल एसपी, डीसी, एडीसी, एसडीएम समेत कई दफ्तर हैं। वकीलों के चैम्बर भी बिल्कुल आसपास है, कोर्ट रूम भी बिल्कुल पास में ही है। एक व्यक्ति जिनका नाम हैप्पी बताया जा रहा है, वो कोर्ट में पेशी पर आए थे। पेशी पर भुगतान करने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर जो ये फ्रूट चाट है, वहाँ पर वो फ्रूट चाट खा रहे होते हैं और तभी बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं। और जब 2 बदमाश आते हैं, एक ने हेलमेट डाला हुआ था जो पीछे वहाँ पर बैठा था और जो आगे बाइक चला रहा था, और गोली चलाई जाती है। तकरीबन 4 से 5 राउंड फायर किए जाते हैं और आप देख सकते हैं फिलहाल एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची हैं और जो खोल हैं वो भी बरामद हुए हैं। 4 खोल मौके से बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इस इलाके को बैरिकेड कर दिया गया, यानी कि क्लोज कर दिया गया है और अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल जो गोली लगी है वो 2 लोगों को लगी है। एक हैप्पी को गोली लगी है और साथ ही साथ एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, उसे गोली लगी है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जाएगी जब वो होश में आ जाएंगे। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं, एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची हैं। साथ ही साथ निजी अस्पताल में दोनों को भर्ती करवाया गया है। जो खोल बरामद हुए हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया है। एफएसएल की टीमें पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगी। एक बड़ी वारदात करनाल में सामने निकल कर आती है, जहां पर कोर्ट में दिन दहाड़े कोर्ट के बिल्कुल पास में ये गोलियां चल जाती हैं। एक ऐसे व्यक्ति पर जो कोर्ट में पेशी से आया था और फिलहाल उसे अपने घर की तरफ जाना था। यहाँ पर वो फ्रूट चाट खा रहा था, लेकिन बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं और कई राउंड फायर करके मौके से फरार हो जाते हैं। देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों को आखिर कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से का इसलिए क्योंकि महंगी हो चुकी है बिजली। जहां नए वित्तीय वर्ष में हरियाणा में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। बिजली की दरों में 3 साल बाद बढ़ोतरी की गई है और आपको बताता हूं कि किस तरह से बताएंगे कि किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। पहली जो मैं बात करूं घरेलू उपभोक्ताओं की, तो 0 से लेकर 50 यूनिट तक पहले 2 रुपए प्रति यूनिट चार्ज लगता था, अब 2 रुपए 20 पैसे लगेगा। 51 से लेकर 100 यूनिट तक पहले जो चार्जेस थे 2 रुपए 50 पैसे लगते थे, अब 2 रुपए 70 पैसे लगेंगे। 0 से 150 तक 275 रुपए लग रहे थे, अब 2 रुपए 75 पैसे लग रहे थे, अब 2 रुपए 95 पैसे लगेंगे। यानी प्रति यूनिट 20 पैसे का इजाफा देखने को मिलेगा और इसका असर आपके बिल के ऊपर होगा। और अब बात अगर कृषि के लिए बिजली की दरों की जाए तो पहले 6 रुपए 48 पैसे लगते थे प्रति यूनिट और अब वो बढ़कर 7 रुपए 35 पैसे हो गई है। सरकार किसानों के 10 पैसे प्रति यूनिट की बिजली का बिल वसूलती है। इसका मतलब यह है कि सब्सिडी के तौर के ऊपर जो किसानों को फायदा है वो मिलता रहेगा, लेकिन इस बीच सरकार को जो बिजली विभाग है उसको सब्सिडी का पैसा और भी ज्यादा देना हो। और उद्योगों का हम जिक्र करें तो हाई टेंशन लाइन सप्लाई और छोटे कारखानों के लिए एलटी सप्लाई में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है और बल्क सप्लाई की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। और अगर हम बात करें, अलग अलग जिक्र किया हमने, हाई टेंशन लाइन सप्लाई में 30 से 35 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। तो कुल मिलाकर इस समय बात यह है कि बढ़ोतरी हुई है और हर उपभोक्ता के ऊपर, चाहे आप घरेलू खपतकार हैं और या फिर कोई कमर्शियल तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, असर सबके ऊपर आएगा। 20 पैसे के करीब करीब लगभग सबके ऊपर असर आए। और बिजली की बढ़ी दरों पर विपक्ष और सरकार के बीच सियासी घमासान छिड़ चुका है। कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। बिजली दर को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और सुरजेवाला ने कहा कि बढ़ी हुई दर्द जजिया कर की तरह है। मंदिर पर वही घरेलू बिजली रेट बढ़ाने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने
बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की है। दरें वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई। हालांकि अगर इसको देखा जाए तो कितना असर होगा, 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी है। अगर आप फर्ज कर लीजिए कि 100 यूनिट आप खर्च कर रहे हैं, कि 100 यूनिट का आपके पास बिल आता है, तो 2000 पैसे मतलब आपका बिल बढ़ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि 20 रुपये आपका बिल बढ़ जाएगा अगर आप 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आपने 1000 यूनिट्स आपकी कंज्यूम होती हैं तो फिर वो जो बिल है और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर भार तो आपकी पॉकेट के ऊपर जरूर डलेगा, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं सियासत जरूर हो रही है इस मुद्दे के ऊपर। तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने जो ये कमर तोड़ बिजली बढ़ोतरी की है, वो दर्शाती है कि कैसे नायब सैनी सरकार जनता की जेब से पैसा गायब करना चाहती है। पहले 16 जनवरी 2025 को 47 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया और अब हरियाणवियों की जेब पर जिस प्रकार से 1 अप्रैल 2024 से अनाप शनाप बिजली बढ़ोतरी की गई है, ऐसा लगता है कि भाजपा उनको वोट देने की एवज में हरियाणवियों से बदला ले रही है। जजिया कर की इस वसूली पर नायब सैनी जी जवाब दें और हिसाब दें। ऐसा लगता है कि 5000 करोड़ का ये डाका जो हरियाणा के आम जनमानस पर डाला जा रहा है, तो इसलिए भाजपा से हमारी ये मांग है, ये बिजली दरें फौरन वापस ली जाए, वरना जन आंदोलन भी होगा और जनता नायब सैनी सरकार से संपूर्ण जवाब भी मांगेगी। उधर हरियाणा में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिजली की दरों को बढ़ाने का काम HERC करता है और उनकी तरफ से बयान दिया गया कि HERC को बैलेंस शीट भेजना सरकार का काम है, जो सरकार हर साल करती है। नहीं, देखिए, दाम बढ़ाने का काम HERC करती है। हमारे ऊपर तो यही दायित्व होता है कि हम अपनी बैलेंस शीट उनको भेजें। हर बार भेजते हैं। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जब तक कुछ कहते नहीं है तब तक उस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। और अब खबर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ जुड़ी हुई। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सरकार की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। पूरे प्रदेश में ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान की जाए और उनको तुरंत बंद करवा दिया जाए। अभी तक करीब 300 स्कूलों की ही पहचान की जा सकी है। हजारों की तादाद में प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या बताई जाती है। शिक्षा विभाग की तरफ से अभिभावकों से भी अपील की गई कि ऐसे स्कूलों से हटाकर बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिल करवाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अभिभावक स्वयं जिम्मेवार होंगे। नियम अनुसार सब चीजें ठीक ठाक हो, ऐसा होना भी चाहिए। उसको लेके अभी एक बार फिर हम लोगों को बैठना है। जैसे फाइनल डिसीजन होगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा इसमें। तभी कुछ एक लिस्ट ही जारी कर चुका है विभाग, तो आपके खुद पानीपत की लिस्ट जारी कर चुके हैं, समालखा, बापोली, जितने भी। वो जरूरी है, बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये सब चीजें हैं, ये बताना तो पड़ेगा। तो इसलिए एक बार पुणे विभाग के साथ हम लोग बैठने जा रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। पेरेंट्स को भी कहा गया है विभाग की तरफ से, जो एडवाइजरी जारी की कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है उनमें एडमिशन ना कराएं। जो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट उस पर अपनी बात रखेगा अपनी। और उधर फरीदाबाद में ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 4 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। डिवाइडर पार कर रहे ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मारी। बाद में ट्रक ने कारों को भी टक्कर मार दी। हादसे में रेड लाइट की पिलर भी टूट गई। सड़क पर टक्कर मारने के बाद ट्रक खुद भी पलट गया और इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक लाल बत्ती पर जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं हादसे में कार में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से सड़क से वाहनों को हटाया गया। फिलहाल
पुलिस जांच भी कर रही है और जो सड़क थी जो बाधित हो गई थी उसको भी खुलवा दिया। और अब बात हरियाणा की मंडियों की। 1 अप्रैल से मंडियों में सरकारी औपचारिक तौर पर सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है गेहूं की, और इस बीच कृषि मंत्री प्रदेश की मंडियों का अब दौरा करेंगे। मंत्री श्याम सिंह राणा 7 अप्रैल को दौरा करेंगे प्रदेश की सभी मंडियों में। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों का जायजा लेने के लिए मैं मंडियों का दौरा करूंगा। जहां जहां सेम की समस्या है वहां वहां भी जाऊंगा, और सेम की समस्या को लेकर जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को, संबंधित अधिकारी जो है उनको दिए जाएंगे। हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है गेहूं की खरीद। हालांकि अभी गेहूं आना मंडियों में उस तरीके से शुरू नहीं हुआ है, कुछ दिन और लगेंगे। इस बार थोड़ी सी ठंडक है मौसम में, और उसकी वजह से भी थोड़ी सी फसल की कटाई आप कह सकते हैं कि विलंब के साथ हो रही है। और उम्मीद की जा रही है कि 10-12 तारीख के आसपास, आमतौर पर विसाखी के मौके पर ही जो गेहूं की कटाई का काम बड़े स्तर पर हो रहा होता है, तो इस बार भी वैसा ही नजर आएगा। गर्मी अपना रंग तो दिखाने लगी है, लेकिन सुबह शाम की ठंडक की वजह से फसल उस तरीके से अभी तक नहीं पकी। मैंने आज जो बात की है, मैं 22 जिलों का दौरा। कब से सर? 7 तारीख से। 7 तारीख से पूरे प्रदेश में। 7 तारीख को मेरी पहले मैं जाऊंगा जज्जर जादू, ठीक है, 8 और 7 को, ठीक। उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में मंडियों में जाएंगे। मंडियों में जाएंगे। मंडियों के साथ साथ जो डिपार्टमेंट से संबंधित और डिपार्टमेंट है उनसे भी चर्चा करेंगे। कोई जैसे सेम का एरिया है, कहीं सेम खत्म करनी है, तो हमारा ये टारगेट है 1 लाख एकड़ जो जमीन है, मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प पत्र में टारगेट दिया हमारे को, वो 1 लाख एकड़ का दिया। और इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है सेम वाले, वो ज्यादा 8-9 डिस्ट्रिक्ट है ज्यादा, जिनमें ज्यादा दिक्कत है, तो उनका समाधान